हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज है 19 मई। मैं आप लोगों से बार बार ये कहती रहती हूँ कि अपने फ़ायदे के लिए वीडियो देखिए, अपनी मेहनत कीजिए, आगे बढ़ेंगे। मेरी भी विशेज़ आपके साथ हैं। आप लोगों से सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ हर वीडियो को कंप्लीट और ध्यान से सुनिए। ये मेरी आप लोगों से दिल से रिक्वेस्ट है। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, और प्लीज़ क्यूसीएल को सब्सक्राइब भी कीजिए, पर आइकन को हिट कीजिए ताकि आप लोगों को हर वीडियो का नोटिफिकेशन टू द टाइम मिल जाए। मगर प्लीज़ वीडियो को ध्यान से ज़रूर सुनिए और कमेंट कीजिए। मैं टेस्ट सीरीज़ को स्टार्ट करना चाह रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों का हफ्ते में व्हाट्सएप ग्रुप पे एक टेस्ट भी लिया करूँ। तो क्या आप लोग इस बात से एग्री करते हैं? आप लोगों को अच्छा लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या किसी टॉपिक पे आपको कोई वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक्स। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, 19 मई 2020 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा और कंप्लीट वॉच कीजिए। वीडियो को फुल वॉच कीजिए एंड तक, और बहुत ध्यान से वॉच कीजिएगा। एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन लेती हूँ। हाल ही में इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है? 18 मई को अभी मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, इंटरनेशनल म्यूजियम डे। क्या? इंटरनेशनल म्यूजियम डे, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को भी मनाया गया है। ये 1977 से लगातार हर साल 18 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल म्यूजियम डे, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। अच्छा, अब इसको मनाता कौन है? तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम, यानी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम, ये आईसीएम मनाता है इसको, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम। किसको मनाता है? इंटरनेशनल म्यूजियम डे को, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस को इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम मनाता है। हर साल 18 मई को मनाया जाता है। अब ये मनाया क्यों जाता है? संग्रहालयों की यानी म्यूजियम्स की जो भूमिका है, उस भूमिका के बारे में लोगों को बताने और समझाने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल 18 मई को मनाया जाता है। इस बार की थीम याद रखिए, अ म्यूजियम फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। अ म्यूजियम फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, ये इसकी थीम है। मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट मई के दिन, जो मई के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं, वो मैंने कल आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से बताए थे, और आपको कुछ बताए थे, और आपसे कहा था कि प्लीज़ मई के डेज रिवाइज कीजिए। अगर आपको ज़रूरत है प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं एक प्लेलिस्ट में आपको इम्पॉर्टेंट डेज एंड थीम्स वाले सारे वीडियोस बना के दूंगी ताकि आप याद कर लें, क्योंकि दो फ्रेंड्स, आपको पता है इम्पॉर्टेंट डेज से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन आएगा। अगर आप याद करेंगे तो आपका फायदा, नहीं करेंगे तो नुकसान। मैंने अभी तक इसीलिए वीडियो नहीं बनाया इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम्स पर। जब तक आप लोग नहीं कहेंगे मैं आपको इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम्स का वीडियो बना के नहीं दूंगी। मैं आपको इतनी मेहनत से करंट अफेयर बना के पढ़ा रही हूँ, तो आपका भी फर्ज है कि आप मुझे खुद बताएं कि जी ये भी बना दीजिए, इससे हमें फायदा होगा, तो आप ये वीडियो बना दीजिए। तो आप बताएं तो मैं बनाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में एक बुक आई है, वुहान डायरी डिस्पैचेस अ क्वारंटाइन सिटी। क्या नाम है बुक का? वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी। पूरा दोबारा से नाम सुनिए, समझ में नहीं आया होगा। हाल ही में एक बुक आई है, कौन सी? वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी। देखिए, 3 वर्ड करके याद रखिए। वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी। फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी एक में याद रखिए, वुहान डायरी डिस्पैचेस एक में याद रखिए। हाल ही में एक बुक आई है, कौन सी बुक आई है? हाल ही में एक बुक आई है, कौन सी है? नाम सुनिए ध्यान से। वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी। वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी। कौन सी बुक आई है? वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी। इतनी बार में तो याद हो गया होगा। इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर है फांग फांग। क्या नाम है राइटर का?
फांग फांग, इनके नाम को सुन के आप समझ गए होंगे एक चाइनीज राइटर हैं। ये एक चाइनीज राइटर हैं फांग फांग, और इन्होंने ये एक बुक लिखी है वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है। बुक और राइटर दोनों का नाम याद रखिएगा, और ये चाइनीज हैं, जो लेखक हैं ये चाइनीज हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना के तहत छोटे व्यापारियों को कितने धनराशि तक का लोन दिया जा सकता है? हाल ही में आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना के तहत छोटे व्यापारियों को कितने धनराशि का लोन प्रदान किया जाएगा या दिया जा सकता है या प्रदान किया जाएगा? तो आपको पता है गुजरात में एक योजना शुरू हुई है, कौन सी? आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना। आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना। अब ये है क्या? आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना के तहत छोटे जो व्यापारी हैं उनको ऋण प्रोवाइड किया जाएगा। उनको जिनको जरूरत है, छोटे व्यापारी, वो लोन ले सकते हैं। अब ये कितने धनराशि तक का प्रदान किया जाएगा? तो ये 1 लाख रुपए तक का छोटे व्यापारियों को लोन प्रदान किया जाएगा। अब इसके फायदे ये हैं, नंबर 1 कि ये विदाउट गारंटी यानी बिना किसी गारंटी के प्रदान किया जाएगा। दूसरा फायदा ये है कि ये ओनली 2% इंटरेस्ट रेट के साथ मिलेगा, पर इसकी एक शर्त ये है कि 3 साल में ये जो 1 लाख रुपए का छोटे व्यापारियों को लोन दिया जाएगा ये रिफंड करवाना होगा, रिटर्न करना है बैंक को, यानी 3 वर्ष के भीतर ये वापस करना है। तो आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना, ये नाम से आपको सुनकर याद आ गया होगा कि गुजरात में शुरू हुई है, और गुजरात में शुरू हुई है तो इसका मतलब क्या है कि गुजरात को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गुजरात के छोटे व्यापारियों को आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना के तहत लोन दिया जाएगा। ये लोन 1 लाख रुपए तक का ही दिया जा सकता है, केवल 1 लाख तक का लोन दिया जाएगा। ये 1 लाख रुपए आपको 3 साल में वापस करने होंगे, और ये लोन बिना गारंटी के और केवल 2% ब्याज दर पे दिया जाएगा। गुजरात में शुरू हुआ था सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, जिसके तहत आपको बताया था नदी नालों की बारिश के आने से पहले सफाई की जाती है, और मनरेगा के मजदूरों के तहत ये काम करवाया जाता है। गुजरात सोलर रूफ टॉप या सोलर टॉप रूफ के मामले में गुजरात सोलर टॉप रूफ के मामले में नंबर 1 पर है। गुजरात क्या सोलर टॉप रूफ इंस्टॉलेशन के मामले में सोलर टॉप रूफ इंस्टॉलेशन के मामले में नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे महाराष्ट्र है, ठीक है। और गुजरात में अभी कुंभार आंगनवाड़ी योजना स्टूडेंट्स के लिए, लॉकडाउन में स्टूडेंट्स तक लोगों को आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताओं को पहुंचाने के लिए ये शुरू की गई थी, ठीक है। और गुजरात के बहुत सारे टेजर गन जो गुजरात की पुलिस को प्रोवाइड करवाई गई हैं, जो इससे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। ये भी और भी बहुत सारे मैंने करंट अफेयर्स आपको गुजरात के बताए हैं, याद रखिएगा। गुजरात में है सरदार सरोवर बांध, ये नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध, और ये पहला ग्रेविटेशनल बांध है भारत का, इंडिया का फर्स्ट ग्रेविटेशनल डैम है ये, इंडिया फर्स्ट ग्रेविटेशनल डैम। कौन सा? सरदार सरोवर नर्मदा नदी के ऊपर है, गुजरात में है। एशियाटिक लॉयन के लिए ग्रीन नेशनल पार्क, ग्रेट रन ऑफ कच्छ, और भी मैंने बहुत से नेशनल पार्क आपको बताए हैं, ठीक है। और गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, कैपिटल तो हो गई। गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत, और विजय रूपाणी चीफ मिनिस्टर हैं, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड तैयार किया है? हाल ही में अभी किसने राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड तैयार किया है? हाल ही में भी किसने राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड बनाया है? तो एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बनाया है। क्या एक डैशबोर्ड, इसका नाम क्या है? इसका नाम है राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड, राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड। अब ये डैशबोर्ड करेगा क्या? ये ऑनलाइन डैशबोर्ड है, ऑनलाइन है, और इसके तहत प्रवासियों के आंदोलन के बारे में जानकारी जुटाने और प्रवासी मजदूर जो हर राज्य में फंसे हुए हैं
उनके आवागमन को सुगम बनाने, उनके आने जाने को बेहतर बनाने के लिए ये काम करेगा कौन? ये जो ऑनलाइन डैशबोर्ड बना है, क्या नाम है? राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली ऑनलाइन डैशबोर्ड। इसको किसने बनाया है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA ने। इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय, इसको NDMA की बात कर रही हूँ, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बनाया है क्या? राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड। ठीक है, ये क्या करेगा मैंने आपको बता दिया। ध्यान से सुनिए और ध्यान से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नाबार्ड ने पंजाब को कितने करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी दी है? हाल ही में नाबार्ड ने पंजाब को कितने करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी दी है? हाल ही में नाबार्ड ने पंजाब को कितने करोड़ रुपए के लोन की मंजूरी दी है? तो नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट, ये फुल फॉर्म है नाबार्ड की, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी और ये मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अभी नाबार्ड ने पंजाब को 1500 करोड़ रुपए के लोन की मंजूरी दे दी है ताकि पंजाब की अर्थव्यवस्था को कुछ बेहतर बनाया जा सके, जो लॉकडाउन और कोविड-19 के कारण गिरी है, और पंजाब में छोटे व्यापारियों और किसानों और जरूरतमंदों को लोन प्रदान किया जा सके। इसी उद्देश्य से दिया है एक लोन की मंजूरी, इसी उद्देश्य से यानी दी है मंजूरी किसकी? 1500 करोड़ रुपए के लोन की। पंजाब को किसने? नाबार्ड ने दी है ताकि पंजाब में छोटे लोगों और व्यापारी किसानों को लोन प्रदान किया जा सके, अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। तो नाबार्ड ने अब ये पंजाब को दी है 1500 करोड़ रुपए के लोन की मंजूरी। तो नाबार्ड की बात तो चलो हो गई, पंजाब की भी कर लेते हैं। पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह कौन है? चीफ मिनिस्टर। और गवर्नर कौन है? बीपी सिंह बदनौर। ये पंजाब के तो गवर्नर है और चंडीगढ़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। इनका नाम ऐसे याद रखिएगा कि चंडीगढ़ यूटी भी है, केंद्र शासित प्रदेश। चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब की कैपिटल भी है, हरियाणा पंजाब की। ठीक है, और पंजाब के गवर्नर जो हैं बीपी सिंह बदनौर, वो चंडीगढ़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं। तो ये आप याद रखिएगा। और आपको बता दूं, भारत में पहला ऐसा राज्य था जिसने सबसे पहले जनता कर्फ्यू लगाया, मतलब पहला कर्फ्यू लगाने वाला राज्य बना था। अभी लॉकडाउन से पहले जो बना था वो पंजाब ही बना था। ठीक है, ये मैंने बता दिया, इम्पोर्टेंट तो नहीं था ताकि आपको याद रहे। लॉकडाउन से पहले जनता कर्फ्यू हुआ था। जनता कर्फ्यू में जब जनता कर्फ्यू का अनाउंसमेंट किया गया था तो आपको याद होगा पंजाब में सबसे पहले कर्फ्यू लगा दिया गया था, बकायदा कर्फ्यू लगा दिया गया था ताकि लोग बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। ठीक है, तो ये अभी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी ये किसकी घोषणा है? हाल ही में अभी ये किसकी घोषणा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को कोविड-19 की वजह से 5,800 से 8,800 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। हाल ही में ये अभी किसकी घोषणा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था यानी वर्ल्ड इकोनॉमी को कोविड-19 के कारण 5,800 से 8,800 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। तो ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक की, क्या? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये घोषणा की है, क्या घोषणा की है? कि कोविड-19 की वजह से 5,800 से 8,800 अरब डॉलर का टोटल लॉस हो सकता है पूरी विश्व की इकोनॉमी में, वैश्विक अर्थव्यवस्था यानी वर्ल्ड इकोनॉमी में। अब ये घोषणा एडीबी की है। तो एडीबी का मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी की स्थापना कब हुई? 1966 में। एडीबी की स्थापना तो हो गई मनीला फिलीपींस में, अब हेडक्वार्टर है इसका। 1966 में स्थापना, ठीक है, याद रखिएगा। और मत्सात्सुक अश्कवा ये इसके प्रेसिडेंट हैं एडीबी के।
ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक की। ठीक, क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य को चक्रवात अम्फान की चेतावनी जारी की गई है? हाल ही में किस राज्य को अम्फान चक्रवात की चेतावनी जारी की गई है? हाल ही में किस राज्य को अम्फान चक्रवात की चेतावनी जारी की गई है? तो ओडिशा को, ओडिशा या उड़ीसा को अम्फान नाम का एक चक्रवात आएगा। अम्फान नाम किसने रखा है? अम्फान नाम रखा है थाईलैंड ने। ये जो चक्रवात आ सकता है इसका नाम रखा है थाईलैंड ने, अम्फान। और ये अम्फान जो है, इस चक्रवात का असर वैसे तो और भी राज्यों में, कई राज्यों में देखने को मिल सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो नुकसान की आशंका है वो उड़ीसा में है। तो ओडिशा को पहले ही अम्फान चक्रवात की चेतावनी जारी कर दी गई है ताकि वो अलर्ट रहें, जो अम्फान चक्रवात से अलर्ट रहें, इसके लिए चेतावनी अलर्ट जारी कर दिया गया है उड़ीसा को। ठीक है, वैसे और भी राज्यों में इफेक्ट होगा, लेकिन उड़ीसा को विशेष करके जारी किया गया है। ठीक, याद रखना है आपको। तो ये थाईलैंड ने इसका नाम रखा है। उड़ीसा की बात है, कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। अच्छा, उड़ीसा के नवीन पटनायक सीएम है, इनको हीरो 2 अवार्ड मिला था, पेटा ने दिया था, पीपल फॉर एथिक्स ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। पेटा ने दिया था हीरो 2 अवार्ड, ठीक है, नवीन पटनायक को। और इन्होंने अलग से एनिमल्स के लिए फंड मतलब जारी किया था उसके लिए। अच्छा, इनके फादर नवीन पटनायक के नाम एक बुक भी लिखी गई थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। उड़ीसा की बात है, उड़ीसा के आपको पता है ये जो उड़ीसा की जो व्हीलर द्वीप है, व्हीलर द्वीप का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? APJ अब्दुल कलाम द्वीप। अग्नि 5 और पृथ्वी 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण भी यहाँ पे हुआ था, और बहुत से मिसाइल के और भी नाइट ट्रायल्स हुए थे। ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा सक्सेसफुली इनका टेस्टिंग हुआ था इन दोनों का, ये APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर, क्योंकि अब यही नाम है। सिमलीपाल, भितरकनिका, ये सब वहाँ के नेशनल पार्क हैं उड़ीसा के। एक झील है चिल्का झील, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन सी? चिल्का लेक, चिल्का झील, ये भी उड़ीसा में है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी रक्षा क्षेत्र में FDI को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? हाल ही में अभी रक्षा क्षेत्र में FDI को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? हाल ही में अभी डिफेंस सेक्टर में FDI को 49% से बढ़ाकर कितने परसेंट कर दिया गया है? तो अभी डिफेंस सेक्टर में 49% तक का ही FDI हो सकता था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हो सकता था वो 49% का ही हो सकता था, लेकिन अब इसको कर दिया गया है 74%। 74% तक का, यानी 74% तक बाहर की जो कंपनियां हैं वो अपना अमाउंट हमारे देश में इन्वेस्ट करेंगी। किस क्षेत्र में? रक्षा क्षेत्र में, डिफेंस सेक्टर में। और जब कोई बाहर की कंपनियां आती हैं वो इन्वेस्ट करती हैं, यानी अपना जो अमाउंट लगाती हैं और फिर वो यहाँ से लाभ कमाकर अपने अपने देशों को ले जाती हैं। यही होता है फॉरेन यानी FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कहते हैं इसको, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हिंदी में। तो इससे हमारे देश का फ़ायदा क्या होता है? हमारे देश का फ़ायदा ये होता है इसमें कि जब वो आएंगी अपना FDI लगाएंगी, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगी, तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI लगेगा तो उससे क्या होगा? हमारे यहाँ के लोगों को काम मिलेगा। भाई पैसे ही तो लगाएंगी, काम करने वाले लोग तो हमारे ही होंगे ना। तो जो हमारे यहाँ का जब प्रोडक्शन होगा तो जाहिर सी बात है हमारे देश में होगा, तो हमारी चीज़ें भी यूज़ होंगी, उनका भी हमें पैसा मिलेगा, टैक्स मिलेगा, हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, अपने देश के लोगों को। भले ही वो लाभ अपने देश कमा के ले जाएं, लेकिन जब तक यहाँ रहेंगी तो यहाँ की चीज़ भी यूज़ करेंगे, यहाँ पैसा भी खर्च करेंगे, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो उससे हमारी अर्थव्यवस्था में भी काफ़ी लाभ मिलता है। तो ये फ़ायदा होता है इसका। तो जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसी को अब
डिफेंस सेक्टर में बढ़ाकर 49% से 74% कर दिया गया है। कितना? 49 से 74%। पहले ये 49 था, अब 74% कर दिया गया है। ठीक है, अब हमारी रक्षा क्षेत्र में ये कर दिया गया है। तो डिफेंस मिनिस्टर कौन है प्रेजेंट टाइम के? तो प्रेजेंट टाइम के हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, क्या नाम है? राजनाथ सिंह। और अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही आपको एक बात बताई थी। क्या बात बताई थी? कि थोड़े दिन पहले क्या बात बताई थी कि ये बताया था कि लिपू लेक, दर्रा जो है, दर्रा लिपू लेक, उसके पास एक रोड बनाया है और उस रोड से कैलाश मानसरोवर की यात्रा आराम से की जा सकती है। जिससे आपको बताया था कि 16% चाइना के लैंड और 84% हमें अपने देश के ही लैंड पे चलना पड़ेगा, जो यात्री जाएंगे यात्रा करने के लिए कैलाश मानसरोवर की। तो उस रोड का उद्घाटन किया था हमारे प्रेजेंट टाइम के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने, ये भी बताया था। ठीक है, तो अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरोग्य सेतु के हाल ही में आरोग्य सेतु ऐप के डेटा को अब कितने दिन तक ही केवल सेव रखा जा सकता है? आरोग्य सेतु ऐप डेटा को कितने दिन तक ही सेव रखा जा सकता है? तो आरोग्य सेतु ऐप ये भारत सरकार का ऐप है, जो यूपी सरकार ने, आपको बताया था कि मैंने हर जो भी उत्तर प्रदेश के हॉटस्पॉट्स एरिया हैं वहाँ पर इसको डाउनलोड करना नेसेसरी कर दिया है। तो ये आरोग्य सेतु ऐप, ये बताया था आपको, कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स, उनकी लोकेशन को भी ट्रैकिंग करेगी पेशेंट्स को। और आपको बताया था कि इसकी जो उपचार और सहायता, काफ़ी कुछ, आप कोविड-19 पेशेंट हैं या नहीं, ये भी आप जान सकते हैं इस ऐप की मदद से। तो ये भारत सरकार के 2 ऐप आए थे, एक आया था कोरोना कवच और एक आया था कौन सा? आरोग्य सेतु। तो आरोग्य सेतु पे एक सवाल उठ रहा था कि डेटा लीक हो सकता है। तो इस पे बार बार सुधार तो किए जा रहे थे, गाइडलाइंस आ रही थी। अब फाइनली ये हुआ है कि अब आरोग्य सेतु ऐप के डेटा को केवल 180 दिन तक ही सेव रखा जा सकता है। जो भी लोकेशन, क्योंकि जो भी डेटा था उसमें लोकेशन ट्रैक होती है, तो वो लीक होने का डर होता था, तो लीक आउट ना हो, इसीलिए ये गाइडलाइन आई है कि आरोग्य सेतु ऐप के डेटा को केवल 6 महीने यानी 180 दिन तक ही, 180 डेज तक ही सेव रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने चरण पादुका पहल को शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने चरण पादुका पहल को शुरू किया है? चरण पादुका पहल ये शुरू की है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। किसने? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने चरण पादुका पहल। अब ये है क्या? आपको पता है हर राज्य में बहुत से प्रवासी मजदूर हैं जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ना होने की वजह से और परेशान होने की वजह से उन तमाम राज्यों से अपने घरों को पैदल ही निकल पड़े हैं, पैदल अपने घरों को बाई वॉक निकल पड़े हैं बेचारे। तो अब वो लोग जो हैं, ऐसे लोग हैं, उनमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, पुरुषों के साथ साथ महिलाएं, बच्चे, उनके पैरों में चप्पल तक नहीं है, चप्पल नहीं है, नंगे पैर चल रहे हैं, बिना किसी चप्पल के, बिना जूते के, किसी चीज़ के। तो ऐसे लोगों को चप्पल प्रदान करने के लिए, ताकि उनको चप्पल पैरों में पहनाई जा सके, तो उन चप्पल प्रोवाइड करने के लिए शुरू की गई है चरण पादुका पहल। चरण पादुका पहल, और ये किसकी है? ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है। चरण पादुका पहल मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है। प्रवासी मजदूर जो राज्यों से पैदल निकल पड़े हैं, जिनमें जो नंगे पैर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जो मजदूर हैं, उनको चप्पल प्रदान की जा सके, स्लीपर प्रोवाइड करवाई जा सके, इसीलिए ये चप्पल प्रदान करने के लिए चरण पादुका पहल को मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है। मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में एक नेशनल पार्क है जो फैला हुआ है, कौन सा? पेंच। और पेंच तो फैला हुआ है एमपी और महाराष्ट्र में। एक है संजय एमपी में है और संजय गांधी महाराष्ट्र में है। इसके साथ साथ बांधवगढ़, माधा, कान्हा, पन्ना, सतपुड़ा, ये भी एमपी में नेशनल पार्क है। एमपी में 2 महोत्सव भी मनाए गए थे, फेमस महोत्सव, मिर्च महोत्सव भी था और इसके साथ साथ तानसेन महोत्सव,
2 महोत्सव भी एमपी में मनाए गए थे। एमपी की कैपिटल क्या है? भोपाल। और गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ये कमल सिंह के बाद बने थे। ठीक है, तो एमपी में कुछ योजनाएं जो शुरू हुई थी, मैंने आपको बार बार बताया। एक तो पुनः शुरू की गई है मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, इसको दोबारा शुरू किया गया है। एक आपको बताया अभी कि चरण पादुका पहल को शुरू किया गया। अब अभी बताया है बुजुर्गों की सहायता के लिए संकल्प योजना। बुजुर्गों की सहायता के लिए संकल्प योजना को शुरू किया गया उमरिया डिस्ट्रिक्ट में। महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना, जो मास्क अपने गवर्नमेंट को 11 रुपये प्रति मास्क से बेचेंगी, ये शुरू की गई। जीवन अमृत योजना शुरू की गई। वो क्या था? वो लोगों की इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग बनाने के लिए त्रिकूट चूर्ण डिस्ट्रीब्यूशन होगा, त्रिकूट चूर्ण जो है वो वितरण होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। स्टूडेंट्स के लिए रेडियो स्कूल शुरू किया गया और स्टूडेंट्स के लिए ही टॉप पेरेंट ऐप भी लाया गया। तो इतने सारे फैक्ट्स मैंने बताए हैं, और भी बहुत से फैक्ट्स हैं एमपी के, सब आप रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? दोस्तों, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो भी हैं वो यही हैं, प्रेसिडेंट भी और प्राइम मिनिस्टर भी। ठीक है, जिनके बारे में बताती भी रहती हूँ आपको और बता भी रही हूँ। आप इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री अभी कौन बनाए गए हैं? दोबारा कौन बन गए हैं, यानी बनाए क्या गए हैं, बन गए हैं। तो इजराइल के 5वीं बार कौन प्रधानमंत्री बन गए हैं? हाल ही में इजराइल के 5th टाइम्स 5वीं बार कौन प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं? तो बेंजामिन नेतन्याहू। आपको बताया होगा मैंने कभी, ही प्रेसिडेंट भी हैं या प्राइम मिनिस्टर। वैसे देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, वहाँ प्राइम मिनिस्टर हैं। ये 5वीं बार बने हैं प्रधानमंत्री। कितने? 5th टाइम बने हैं प्राइम मिनिस्टर। Call from Mazak. Swipe up with 2 fingers to answer. Swipe down. Reply. Decline but answer button. तो ये जो प्रधानमंत्री बन गए 5वीं बार, क्या नाम है? 5th टाइम प्राइम मिनिस्टर बने बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के। ठीक है, तो ये बन गए हैं। अभी इजराइल की बात करें तो इजरायली न्यू शेकल करेंसी है। यरूशलेम या जेरूशलम कहते हैं, कैपिटल है। और प्रधानमंत्री तो यही बन गए, 5वीं बार बन गए हैं, है ना? क्या नाम है? बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल का एक क्वेश्चन बताया था मैंने आपको कि तेल हबीब एक जगह है इजराइल में, वहां पे एक स्ट्रीट का नाम क्या रखा गया है? उस स्ट्रीट का नाम रखा गया टैगोर स्ट्रीट। ये जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, इन्हीं रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम के ऊपर रखा गया है टैगोर स्ट्रीट, तेल हबीब में। और इसकी संसद का नाम क्या है? नेसेट, KNESET, नेसेट। एक एग्जाम में ये भी पूछ लिया गया है असल में, तो ये बता दिया है मैंने आपको। तो ये भी इजराइल का आप इतने फैक्ट्स याद रखिए। 5वीं बार अभी प्रधानमंत्री बने। ठीक, क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस मंत्रालय ने 400 करोड़ की DTIS योजना को मंजूरी दी है? हाल ही में किस मंत्रालय ने 400 करोड़ रुपए की DTIS योजना को मंजूरी दी है? अभी किस मंत्रालय ने 400 करोड़ रुपए की DTIS योजना को मंजूरी दी है? तो डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय ने अभी 400 करोड़ रुपए की DTIS योजना को मंजूरी दी है। DTIS की फुल फॉर्म क्या होती है? DTIS होता है डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स। डिफेंस के बाद टेस्टिंग, DT, डिफेंस टेस्टिंग, IS इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। DT से डिफेंस टेस्टिंग, IS से इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। तो इस 400 करोड़ रुपए की DTIS योजना को रक्षा मंत्रालय ने अभी मंजूरी दी है, और मैंने अभी आपको रक्षा मंत्री के बारे में तो ऊपर ही बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी भारत ने किस देश को 30,000 कोविड-19 टेस्ट किट दी हैं? हाल ही में अपने देश भारत ने किस देश को 30,000
कोविड-19 टेस्ट किट दी हैं? तो नेपाल को अपने देश भारत ने अभी 30,000 पैथो डिटेक्ट कोविड-19 टेस्ट किट दी हैं। कौन सी? पैथो डिटेक्ट टेस्ट किट दी हैं 30,000। किसको? नेपाल को। अपने देश भारत ने अभी थोड़े दिन पहले नेपाल को मेडिसिन्स भी दी थी। याद है आपको? मैंने बताया था मेडिसिन्स भी दी थी। और अभी अपने भारत ने नेपाल को कोविड-19 पैथो डिटेक्ट टेस्ट किट 30,000 दी हैं। कितनी? 30,000 दी हैं। क्या दी हैं? 30,000, 30,000। तो ये दी है कोविड-19 पैथो डिटेक्ट टेस्ट किट। 30,000 कोविड-19 पैथो डिटेक्ट टेस्ट किट दी हैं अपने देश भारत ने नेपाल को। नेपाल की कैपिटल जी काठमांडू। केपी शर्मा ओली, खड़ंग प्रसाद ओली ये प्रधानमंत्री हैं। और वीडी भंडारी, विद्या देवी भंडारी हैं राष्ट्रपति। किसके? नेपाल के। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ यस, नेपाल की करेंसी तो पता ही है, नेपाली रुपया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अभी बिस्लेरी ने किसके साथ समझौता किया है? हाल ही में बिस्लेरी ने अभी किसके साथ समझौता किया है? तो अभी बिस्लेरी ने ज़ोमैटो के साथ अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचने के लिए समझौता कर लिया है। अब क्या मतलब है? ज़ोमैटो का नाम आपने सुना होगा। ज़ोमैटो होम डिलीवरी के तहत बिस्लरी प्रोडक्ट्स को सेल करेगा। बिस्लरी ने यह समझौता किया है किसके साथ? ज़ोमैटो के साथ, कि बिस्लरी प्रोडक्ट्स को होम डिलीवरी देगा, होम डिलीवरी सेल करेगा ज़ोमैटो। किसके प्रोडक्ट्स को? बिस्लरी के प्रोडक्ट्स को। बिस्लरी का नाम भी सुना होगा और ज़ोमैटो का भी। तो बिस्लरी प्रोडक्ट्स को सेल करेगा ज़ोमैटो। ज़ोमैटो सेल करेगा। और ये ज़ोमैटो होम डिलीवरी के थ्रू कैसे सेल होंगे? होम डिलीवरी सेल होगी। ज़ोमैटो बिस्लरी के प्रोडक्ट्स को होम डिलीवरी सेल करेगा। ठीक है, जो ऑर्डर्स आएंगे बिस्लरी प्रोडक्ट्स के तो होम डिलीवरी के तहत उनको ज़ोमैटो सेल करेगा। इसके लिए समझौता बिस्लरी ने कर लिया है ज़ोमैटो के साथ। ज़ोमैटो के जी कौन है? दीपेंद्र। कौन है? दीपेंद्र इसके सीईओ हैं। 2008 में इसकी स्थापना हुई। गुड़गांव में हेडक्वार्टर है। 2008 में स्थापना हुई थी। लास्ट क्वेश्चन देखिए। और इसके जो है दीपेंद्र प्रसाद, पूरा नाम है दीपेंद्र प्रसाद, और पंकज चड्ढा और दीपेंद्र प्रसाद, इन्होंने ही इसको मिलकर बनाया था। किसको? ज़ोमैटो को। और अभी दीपेंद्र प्रसाद ही इसके सीईओ हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कृषि अर्थव्यवस्था को विकास देने के लिए कृषि एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, हाल ही में किस राज्य ने कृषि एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, क्या? कृषि अर्थव्यवस्था। मैं एग्रीकल्चर कहना चाहती हूँ तो मेरे मुंह से कृषि निकलता है, और कृषि कहना चाहती हूँ तो एग्रीकल्चर निकलता है। चलिए जी, कोई नहीं। तो हाल ही में किस राज्य ने अपनी कृषि अर्थव्यवस्था को विकास देने के लिए 3 अध्यादेश लाए हैं? हाल ही में अभी किस राज्य ने अपने राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को विकास देने के लिए 3 अध्यादेश लाए हैं? हाल ही में किस राज्य ने अपने राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को विकास देने के लिए 3 अध्यादेश लाए हैं? तो ओडिशा ने 3 अध्यादेश लाए हैं अपने स्टेट की एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने और डेवलप करने के लिए। उड़ीसा ने, उड़ीसा के बारे में ऊपर मैंने सब कुछ बता दिया था। एक और याद रखिए, सतकोशिया टाइगर रिजर्व भी है उड़ीसा में। उसमें सारे फैक्ट्स में एक और जोड़ लीजिए, सतकोशिया टाइगर रिजर्व। ठीक है जी, याद रखिएगा। तो दोस्तों प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि उसी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें, अच्छे कमेंट्स करें। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। आप लोग देखेंगे तो अपना फ़ायदा, नहीं देखेंगे तो मुझे सिर्फ इतनी ही शिकायत होगी कि आपने मेरी मेहनत को नहीं समझा, लेकिन नुकसान आपका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 9100 Start recording button 9000